टीवी में मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बानी तहरीक इंसाफ अब तो खैर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी कह सकते हैं, उन पर जेल में हैं। जेल से इतने तवातुर से इंटरव्यू आना, उनका शायद सुर्खियों से छपना बहुत रेयर देखा गया है। भुट्टो साहब आते थे, बहुत कम उनका होता था, या और बाद में भी देखा गया। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ पर जो कहते हैं कि कमोवेश 200 से ज़्यादा केसेस हैं और वो सब अडियाला जेल में चल रहे हैं, इसलिए हर रोज़ ही कोई पेशी होती है। और क्योंकि इसमें बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ओपन कोर्ट ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि जेल के फाटकों के अंदर है, इसलिए उन्हें पूरा मौका मिलता है कि जो भी करंट सिचुएशन है, और ख़ास तौर पर इस वक्त जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक पूरा सिविल मिलिट्री सेटअप, पूरा मुल्क हिला हुआ है, दहला हुआ है, हर रोज़ एक नई खबर आती है। आज भी बानी तहरीक इंसाफ को इस बात का मौका मिला, और ये भी आपने सुना होगा कि पहले भी साबिक़ सुपरिटेंडेंट जनरल ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बातचीत का हक़ था। एक सुपरिटेंडेंट जेल इसके लिए फारिग भी कर दिए थे, वापस आ गए हैं। और आज उन्होंने ख़ास तौर पर बड़ा ज़ोर देकर ये कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को उनके ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बनाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि 9 मई के हवाले से क्योंकि वो एक मिलिट्री तनसीबात पर हमला था, इसलिए उन्हें सिविलियन कोर्टों में नाकाम के बाद उन्हें मिलिट्री कोर्ट में लाया जाएगा। उन्होंने साबिक़ा आर्मी चीफ़ के बारे में जिस तरह पहले करते रहे कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा, और नवाज शरीफ के गठजोड़ से जनरल फैज़ हमीद को उन्होंने सपोर्ट किया। इसके अलावा भी उन्होंने खैर जनरल अवान की अहमियत पर की, और अडियाला जेल में तवील अरसे से कवर कर रहे हैं। मेरे साथ बड़े सीनियर सहाफ़ी इमरान असगर हैं। शुक्रिया इमरान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आप जेल में के काफ़ी दिनों से ये कवर कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो ख़ासाब हैं, यानी वो जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो हम सब आ ही गया है, लेकिन किस मूड में थे? यानी आप समझते हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो इशू आया है और उन्होंने जिस ख़तरे का इज़हार किया है कि वो सुल्तानी गवाह भी बन सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो आप ख़ान साहब को देखते भी रहे हैं, तो उससे उनकी कोई मतलब मोहतात हूँ, फ़िक्रमंद हैं, घबराहट है उन्हें, या कोई तासुर आपका क्या इससे लगा इमरान? जी मुझे ऐसा बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। मैं क्योंकि अक्टूबर से ये सारे इवेंट को कवर कर रहा हूँ, और इससे पहले जितने केस कंक्लूड हुए इंक्लूडिंग साइफर, उन सब में मैं मतलब मौजूद था। और अब जो क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जो है वो भी कंक्लूड होने जा रहा है, और नया तोशाखाना रेफरेंस जो है वो भी आ चुका है। तो अब आपने जो बात की कि सारी सूरत हाल में उनका क्या है, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई जब हमने देखा कि साबिक DGISI को गिरफ्तार किया गया। और अगर आज की गुफ्तगू की जाए, क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि अब ये इतलात आ रही है कि जनरल फैज़ को मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है 9 मई का, और उन्होंने इस खदशे का भी इजहार किया कि मुझे लगता है कि अब जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ़ बनाया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में, और फिर जो जेल से नेटवर्क पकड़ा गया आपने खुद बताया, और उसमें बड़े अहम इंकशाफात हो रहे हैं, इस सारी सूरत हाल में हमने पहली दफा अब ये देखा है कि बानी PTI रियली फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज खासी कमजोर दिखाई दी है। वो उनके जो असाब जिस हद तक वो स्ट्रांग होते हैं, गो के उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो घबराने वाले नहीं है। बेशक साबिक DGISI उनके खिलाफ वादा माफ गवाही बन जाए, उसकी जो लॉजिक उन्होंने दी एक और है इमरान बात ये कि जो आमतौर पर बहरहाल मेरा भी तजर्बा हो चुका है माजी में, बहुत पुरानी बात है जेलों में कवर करने की। उस वक्त यानी वहाँ यकीनन डिप्टी सुपरिटेंडेंट पहले भी एक मौजूद थे जिनके बारे में कहा गया, और शायद उनको फिर हिरासत में लिया गया कि जनाब वो या उनके एहलकार मुखबिरी करते थे। फिर ये नए सुपरिटेंडेंट आए, इन्होंने शायद पिछली बार खान साहब को बातचीत से रोकने की भी कोशिश की गई थी। उसके बावजूद मैंने कहीं सुना कि उनकी ऑडियो वीडियो फिर भी चली जाती है। तो इस दौरान आपको इल्म है कि जो बड़े लीडर होते हैं उनके समहाउ वो एक नेटवर्क तो उनका बन जाता है जेल के अंदर। जेल में भी इंसान ही होते हैं, आदमी होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते होंगे, कुछ मुखालिफ होते होंगे। तो किस हद तक आप लोगों को वहाँ जेल इंतज़ामिया यानी रोकने की कोशिश करती है, या
आप लोग फ्री होते हैं, कैसा माहौल होता है? जी विजय साहब, इसमें सबसे पहले तो ये है कि एक पूरी फहरिस्त तरतीब दी जाती है कि कौन से जर्नलिस्ट आज जो है वो गेट नंबर 5 बेसिकली वो है कि आपने गेट नंबर 4 तो सुना होगा, लेकिन अडयाला जेल का गेट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा। जहां से जो है वो एंट्री होती है। तो गेट नंबर 5 पे सबसे पहले एक अटेंडेंस शीट बनती है कि फला इदारे से फला सहाफी आया है। तो तकरीबन 9 से 10 सहाफियों की एक फहरिस्त तरतीब दी जाती है, जिसके बाद जो अडयाला जेल की इंतजामिया है उसको फाइनली अप्रूव करती है, और उसमें वो तमाम सहाफी जिनके नाम अप्रूवल हो जाते हैं उनको फिर अंदर लेके जाया जाता है। उसके बाद तकरीबन 3 ऐसे मकामात हैं जहां पर हमारी एंट्री की जाती है। बॉडी सर्च बड़ा थॉरली होता है, इवन के हमारे जो वॉलेट्स हैं वो भी चेक किए जाते हैं। डिवाइस हम किसी भी किस्म की, इवन के हैंड फ्री, यूएसबी, मोबाइल, ऐसी कोई भी चीज हम लेके जा नहीं सकते। तो तमाम तरजामा तलाशी के बाद सिर्फ एक हमारे पास एक कलम और एक राइटिंग पैड जो है बचता है। अच्छा। उसके बाद हमें उस कम्युनिटी हॉल में पहुंचाया जाता है जहां पर प्रॉपरली कोर्ट तश्कील है। उसका अगर मैं लेकिन आपको इमरान, वो जो कलम जो है, यानी गालिबन आप लोग माशाल्लाह क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, पहले मेरे ख्याल था कि शायद जो खान साहब कहते हैं आप अब याददाश्त की बुनियाद पे लिखते होंगे, तो कलम भी तो बड़ा आम हो सकता है। अब कब तो ऐसे कलम भी आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो ये भी तो चेक किया जाता होगा वैसे। जी बिल्कुल, ये चेक किया जाता है, और याद रखें कि जितने भी साफी जाते हैं उनको पता है कि कुछ ऐसे कलम है जो कि रूटीन में जर्नलिस्ट यूज करते हैं, लेकिन अगर जरा सा कोई फैंसी टाइप का अगर आपके पास कलम है या कोई जदीद किस्म का अगर कलम है और जिसके ऊपर इनको डाउट हो रहा है कि खुदा ना हंसता ये कलम, इसके अंदर कोई डिवाइस हो सकती है, तो आप यकीन माने उस कलम को रोक लिया जाता है और अडयाला जेल फिर इंतजामिया जो है वो अपनी तरफ से एक कलम देती है जो कि रूटीन के कलम होते हैं, जिसमें वाजे होता है कि इसमें किसी किस्म की ना तो कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस है और ना ही कोई कैमरा है। तो इस कलम के लेकिन जरिए एक इमरान, सॉरी टू से, एक मुझे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो साबिक सुपरिटेंडेंट को जेल को बाकायदा हिरासत में लिया गया, आमतौर पर जेलर वहीं होते हैं, जो कुछ हुआ, तो आप कह रहे हैं आप खासे अरसे से कवर कर रहे हैं, हम नए आ गए हैं, तो ये तो यानी शुरू के दिन ही से जो बहुत बड़ा एक जिसे मैं कहता हूँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ ना, कि एक सुपरिटेंडेंट जेल जो हो या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल हो, जेलर हो, उसी पर शुबा हो, और बहरहाल बड़े से बड़ा आदमी जेल के अंदर हो, बहरहाल बादशाह होता है सुपरिटेंडेंट जेल। मुझे भी कुछ दिन जेल रहने का इत्तेफाक हुआ है, जिसको कमरे में कोठरी में डाल दे, जिसका खाना बंद कर दे, जिसके लिए आसाइशें मुहैया कर दे, जिससे बीवी बच्चों को मिलने दे, बल्कि बाद तो हमारे यहाँ ये होता था कि वो गाड़ी आती थी, घूम फिर के आ जाते थे रात को वापस, इतना बादशाह आदमी हुआ करता था। तो ये वाली बात मेरी बड़ी अहम है कि जो वो सुपरिटेंडेंट जेल चले गए, अब ये नए आए हैं, तो इस पर कुछ थोड़ा सा आपने कुछ फील किया, महसूस किया? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये जिस डिप्टी सुपरिटेंडेंट की आप बात कर रहे हैं बेसिकली इनका नाम है मोहम्मद अकरम। और मोहम्मद अकरम ये पहले वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे जिनको इमरान खान के बैरक तक, उनके जो बेडरूम है अडयाला जेल में, वहां तक जाने की इजाजत थी। इनकी तमाम खाने की जितनी चीजें हैं उसकी सर्चिंग की तलाशी की तमाम इनके पास इख्तियारात थे। इमरान खान को उनकी बैरक से कम्युनिटी हॉल अदालत लेके आना और अदालत से वापस लेके जाना, ये तमाम इख्तियार जो है अकरम का था। अकरम ने, आपको पता है कि एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि अकरम तुमने मुझे धोखा दिया। जब तोशा खाना में बानी पीटीआई को सजा हुई तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे धोखा दिया, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप आके यहाँ पर बयान दें, लेकिन यहाँ तो जो है वो बाकायदा सजा सुना दी गई। तो ये मोहम्मद अकरम बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स था, और हमने ये देखा कि जब तक ये जेल में रहा तो बानी पीटीआई से जब हमारा इंटरएक्शन होता था तो बड़े अपडेटेड लगते थे। आपने कहा ना कि वो एक लोग आते हैं, मिलते हैं, और बहुत से लोग चले भी जाते हैं, लेकिन बानी पीटीआई सिर्फ जेल पुलिस नहीं बल्कि वहां पर दीगर इदारे भी मौजूद हैं जो कि सारी सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं, और उनके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन होती थी कि हम लोग आके वापस सी पे गूगल करते थे कि यार ये बानी पीटीआई को किस तरह ये चीजें पता चलती हैं। लेकिन जिस दिन से वो मोहम्मद अकरम पकड़ा गया वो हिरासत में, और उसका पूरा जो नेटवर्क था, उसके बाद से हम देखते हैं कि बानी पीटीआई के पास सिर्फ 2 अखबार जाते हैं, और उसमें जो कुछ छपता है उसी की बेस पे वो अपना नया बयानिया बनाते हैं। और जो जेल के अंदर बानी पीटीआई को सिर्फ पीटीवी तक एक्सेस हासिल है, उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन होती है वहां से वो चीजें लेके
तो उसके ऊपर वो अपना बयानिया तरतीब देते अच्छा, हैं। आप ये समझते हैं कि इतनी आखिर में अगर मैं कहूँ आपसे, आपने तो जैसे मैंने कहा कि बेशतर जो बानी पीटीआई ने कहा कि जिस तरह एक प्लेटफॉर्म की हैसियत से उन्हें तो बड़ा एक अच्छा मौका मिल गया है। आप रिपोर्टर हजरात आते हैं, आपस में आप में थोड़ी कंपटीशन होता है कि जल्द से जल्द खबर बनाओ और ख़बर भी ऐसी बनाओ कि ज़रा फड़कती हुई, ज़रा सुलगती हुई, ज़रा एक्सक्लूसिव। तो एक वक्त ऐसा तो आ सकता है ना कि ये आप लोगों की जो यानी खान साहब के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोग, और उन्होंने जो कुछ कहा लफ्ज़ बाहर आ गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये देखें ओपन कोर्ट का जो क्लेम किया जाता था, एक तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ओपन कोर्ट डिक्लेयर है, वहां पर पब्लिक भी होती है, मीडिया भी होती है। हमें गो के कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस रखने की इजाजत नहीं होती, लेकिन हम बड़े फ्रीली उनको क्वेश्चनिंग करते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सिक्योरिटी जो हाई अलर्ट होती है, उस दिन मीडिया को कह दिया जाता है कि आपने क्वेश्चन नहीं करने, जस्ट आपने बानी पीटीआई को सुनना है। लेकिन उसके बावजूद उनका एक एक पॉइंट आपने देखा होगा कि वो बाहर आता है, पूरी तरह उसको ना सिर्फ जो चैनल्स हैं वो कवर करते हैं, बल्कि अखबारात में वो पूरी तरह पब्लिश होता है। इसमें सिर्फ ये है कि हमें फोकस वैसे तो हमें हिदायत की जाती है कि आपने फोकस रहना है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई, क्योंकि जेल का ये मानना है कि ऐसी एक्सेस किसी और कैदी के पास नहीं है। वहां पर तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, किसी के पास ये एक्सेस नहीं है कि वहां पर वो रिपोर्टर जाए, उनके बयानात ले, उनके ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादतियों को वो रिपोर्ट करे। लेकिन ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ जो बानी पीटीआई है उनको ये मौजूद है। हम प्रॉपरली वही चीज रिपोर्ट करते हैं। और याद रखें मुजाहिद साहब, वहां पर मीडिया तो मौजूद होता है, वहां पर जो बानी पीटीआई के क्लोज वकला है वो टू दी पॉइंट एक एक चीज को नोट कर रहे होते हैं, और बाहर आके वो अपने जो ट्विटर हैंडल है जो कि बानी पीटीआई का इस्तेमाल होता है, उसमें तमाम चीजें भी अपलोड कर दी जाती हैं। एक तरफ हम लोग अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे होते हैं, दूसरी जानिब वो तमाम वकला जिनको आप कह सकते हैं कि वो बानी पीटीआई की जानिब से होते हैं, वो पूरा व्यू ठीक जो है बानी इमरान असगर, आपका बड़ा 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 शुक्रिया, और आपने बड़ी बारीक बीनी से वो बहुत सारे छुपे हुए गोशों को सामने लेके आए। और मेरे लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो उनका बयान है, चाहे वो हमीद गुल के हवाले से हो या और दीगर हवाले से, वो तो सामने आ गया था, लेकिन जो ज़्यादा अहम यह है खुद बानी तहरीक किस तरीके से वेल अवेयर रहते हैं, किस तरीके से वो अपना, उन्हें पता है कि इन रिपोर्टरों के ज़रिए अपनी बात उनकी कहनी। और जैसे कि आज उनका बयान बड़ा अहम है कि जनरल फैज़ हमीद को, यानी वो इस शक का इजहार कर रहे हैं कि कहीं वो सुल्तानी गवाह ना बन जाएं, और उसकी बुनियाद पर 9 मई के केस के हवाले से उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा ना चले। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। इधर जी हाँ, ख़ासी पैमाने पर नून लीग में धड़ेबाजी जारी है, बल्कि बाकायदा अलहदा होकर एक जमात बन गई है। ख़ास तौर पर खाकान अब्बासी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर, और जो इतने अहम थे कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया 2017 में, तो ख़ुद कायम मक़ाम जो प्राइम मिनिस्टर बने वो खाकान अब्बासी बने। फिर खाकान अब्बासी के साथ उनके इकनॉमिक, अभी देख रहा था मैं, मुफ्ता इस्माइल ने छोड़ा है, फिर आसिफ किरमानी साहब ने छोड़ा है, और हाल ही में दानियाल अजीज़ भी नून लीग से अलहदा हुए हैं, और सरदार मेहताब अब्बासी ने छोड़ा है। तो बड़ी अहम शख्सियात नून लीग से अलहदगी इख्तियार करके क्या ये कोई तीसरी क़ुव्वत बनने जा रही हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। कि ये अलग अलग धड़े बंदियाँ जो हो रही हैं या टूट फूट हो रही है, इससे शरीफ हुकूमत को कमज़ोर किया जा रहा है। हमारे साथ दानियाल अजीज़ मौजूद हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर रहे, मुशर्रफ साहब के दौर में बड़े मिनिस्टर थे ये, और ख़ुद इनकी फैमिली पॉलिटिक्स में रही है। चौधरी अनवर अजीज़ इनके वालिद बड़े सीनियर पॉलिटिशियन होते थे। शुक्रिया दानियाल अजीज़, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और पास में तो आपसे बात होती रही है। आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त मुल्क में जो सियासी बहरान है और शदीद माशी बहरान है,
उसके हवाले से ये कहा जाता है कि पिछले 2 साल में जितनी महंगाई हुई इसकी तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, और इसी तरह जो तरक्की है यानी जो शरह नमू वो उसकी भी रिकॉर्ड टूट गए हैं, कभी इतनी कम नहीं हुई है। तो आप क्या समझते हैं इस माशी और जिसके तरफ सियासी बोझ है उसको लेकर शरीफ हुकूमत अपना वक्त निकाल सकेगी? साल डेढ़ क्या देख रहे हैं इसका मुस्तकबिल? ये ख्याल मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जो है ये अनफॉर्चुनेटली अपने जो इससे तवक्कुआत थी उन पे बिल्कुल भी पूरी नहीं उतर रही। यानी आप देखें कि इसके 2 बड़े काम जो कि पाकिस्तान के लिए, ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, मैं तो इलेक्शन से पहले की ये बात कर रहा हूँ जिस वजह से मुझे सजा भी दी गई, वो ये है कि जो ये बिजली या पावर सेक्टर है और जो FBR है, ये दोनों अकेले अकेले काफ़ी है पाकिस्तान को डुबोने के लिए। और ये मैं पिछले इलेक्शन से पहले से कहता आ रहा हूँ। अब आके वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि ये पाकिस्तान की नौ जो है ये डूब सकती है अगर ये दोनों सेक्टर ठीक ना हो, यानी एक FBR और एक पावर सेक्टर। तो उन्हीं में आप देख लें कि इनकी कारकर्दगी क्या है। और अगर FBR में आप देखना चाहें तो उसमें करते कराते अब आके तो एक इन यूनिफॉर्म मेजर जनरल जो है वहां पर टास्क फोर्स में डाल दिया गया। और इसी तरह पावर सेक्टर में हुआ है कि एक इन यूनिफॉर्म लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो टास्क फोर्स में डाल दिया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी है। ये जो कहते हैं ना कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो फिर मईशत चलेगी और मईशी इस्तेकाम आएगा। देखें, दो तहिया अक्सरियत से ज्यादा कोई इस्तेकाम है ही नहीं, इजाद ही नहीं हुआ आज तक। तो 1997 में इसी नून लीग के पास 2 तहिया अक्सरियत थी और उस 2 तहिया अक्सरियत के मुआशी इस्तेकाम आने के बजाय ये हुआ कि इन्होंने कहा कि लाहौर में जो सड़कें हैं, ठेकेदारी निज़ाम है, वो नहीं हमसे चल रहा तो FWO को बुला के सड़कें बनवा दे। फिर इन्होंने दरखास्त दी फौज को कि जनाब ये वापडा भी हमसे नहीं चल रहा और ये आप चला दें, तो फौज को वापडा में तैनात कर दिया। फिर इन्होंने दरखास्त दी कि जनाब रेलवे भी नहीं हमसे चल रही, फौज ये भी चला दे। फिर इन्होंने दरखास्त दी कि जनाब ये जो दहशतगर्द अदालतें हैं ये भी नहीं हमसे निपटाई जा रही, तो ये भी आप चला दें। और आखिरकार जब मुल्क की बारी आई कि पाकिस्तान के ऊपर कर्ज चढ़ गया तो FBR को ठीक करने का टाइम आया, तो बजाय उसको ठीक करने के, यानी गवर्नेंस पे कोई फोकस करने के, इंप्रूवमेंट करने के, इन्होंने नारा मार दिया कर्ज उतारो मुल्क के, वो भी अवाम ही आके दे जाए। तो कहने का मकसद ये है कि उस वक्त तो सियासी इस्तेकाम की आखिरी हद थी, तो उसमें क्या नतीजा निकला। और आज आप देख लें वही एग्जैक्टली हो रहा है कि पहले SIFC बना दी, अब ये FBR में भी और पावर सेक्टर में भी डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है। इनको तो दानियाल अजीज साहब, अगर आप इनका सियासी और माशी जो इनकी जो पॉलिसियों की नाकामी और प्लानिंग का बता रहे हैं, तो कुछ ये भी लग रहा है ना कि विद इन द नून लीग बड़ी मतलब खाकान अब्बासी का निकलना एक बहुत बड़ा ब्रेक कहूँगा मैं और भारी नुकसान कहूँगा। शायद इनको परवाह भी नहीं इसकी शायद। फिर मुफ्ता इस्माइल गए, किरमानी गए, सरदार मेहताब अब्बासी गए, कुछ लोग और भी कतार में नज़र आ रहे हैं। तो क्या कोई तीसरी क़ुव्वत, वो तो खैर एक खाकान अब्बासी साहब ने उस पार्टी का नाम का ऐलान भी कर दिया अवामी पार्टी कहकर, तीसरी क़ुव्वत सामने लाई जा रही है, क्योंकि जो दूसरी क़ुव्वत जो हो सकती थी इस वक्त तो वो इस्टेब्लिशमेंट से नबरदादमा है। तो ये मैं बाद में पूछूंगा आपसे कि अगर ये तीसरी क़ुव्वत कोई बनने जा रही है और आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप इतने नाराज़ हैं शरीफ हुकूमत से या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत से, तो आप क्या का रोल क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कोई सियासी क़ुव्वत जो है उसका जो जौहर है वो आने से पहले जरा बता देना जी कि क्या उनसे तवक्कुआत की जा सकती हैं। यानी क्या वो महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा बुरवेकार लाएंगे? क्या वो जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं जो कि मुआशी बहरान है, इसको किस तरह से एग्जैक्टली वो हमें जरा समझा देना पहले, क्योंकि इतने अनपढ़ हम नहीं है। मैंने पूरा पाकिस्तान रिफॉर्म किया है, मैंने सिर्फ मुकामी हुकूमतें ही नहीं बनाई, मैंने नए तर्ज हुकूमत नहीं बनाई, मैंने तहसील म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, मैंने डिविजनल टीयर वाइंड अप किया, मैंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमिश्नर बनाई, मैंने अकाउंट्स एंड ऑडिट का निज़ाम नया बनाया पाकिस्तान में, प्रोसिक्यूशन सर्विस बनाई, पुलिस ऑर्डर सारे पाकिस्तान का निज़ाम मैंने नया दिया। इसके मुझे तमगे मिले और वो कामयाबी से हुए और आज तक चल रहे हैं।
तो कहने का मकसद ये है कि मैं अगर बताऊंगा कि ये महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा कैसे करना है, मुझे तो बहुत क्लैरिटी है। मैं तो है ही बुनियादी तौर पर इकोनॉमिस्ट, मेरी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री दोनों और पीएचडी के कोर्सेज जितने भी थे वो इकोनॉमिक्स में थे। तो मैं पिछले 30 बरस से पाकिस्तान का मुतालिया कर रहा हूँ, इसकी मईशत का और इसकी इंतजामिया का। ये जो सियासी जमातें हैं ना जी, ये तीनों जमातें या और भी कोई है, इनका अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है, इट्स अबाउट द प्लान, इट्स नॉट अबाउट द मैन। नहीं तो आपका जो प्लान है या आपका जो प्रोग्राम है, ये आप इनफरादी तौर पर तो नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपको पार्टी बनानी पड़ेगी या ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो फिर हम आपको सियासी मुस्तकबिल क्या देखें? दानियाल अजीज़ का जो इतना कैरियर रखता है, तजर्बा रखता है सियासी और माशी और इंतज़ामी, चौधरी साहब। हम अवाम के पास जा रहे हैं एक प्लान लेके कि ये महंगाई और बेरोजगारी का यकीनी खात्मा कैसे होना है, और उसमें झूठ और फरेब नहीं है, झूठे लारे नहीं है कि हम ग्लास ट्रेन बना रहे हैं मरी जाने के लिए, सैरें करने के लिए। उसमें ये झूठे लारे नहीं है कि हम आपको सोलर पैनल या रेवड़ियां बांट रहे हैं। किसी हफ्ते हम बता देते हैं कि हम व्हील चेयर बांट रहे हैं, किसी हफ्ते हम बता देते हैं कि हम सोलर पैनल बांट रहे हैं, किसी हफ्ते हम मोटरसाइकिल बांट रहे हैं, किसी हफ्ते हम लैपटॉप बांट रहे हैं। तो कितने साल हो गए ये काम करते हुए, कितनों को मिल जाने हैं? इसका क्या नतीजा निकला है पाकिस्तान में? हम मजीद मुआशी बरान में धकेलते जा रहे हैं। अगर यही हाल होता तो फिर ये बांट बांट के इनके मुंह लाल हो गए। चौधरी साहब इसमें बड़ा टाइमिंग बड़े अहम होते हैं। आप किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? मसलन गालिबन जितना बिजली की वजह से या माशी गुर्बत के सबब, बेरोज़गारी के सबब लोग इतने परेशान हैं, कभी नहीं हुए। अगर आप जो बात कर रहे हैं यही बात लेकर सड़कों में निकले तो गालिबन आप एक क़ुव्वत की ऐसे सामने आते हैं। तो आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन दानियाल अजीज़ चौधरी यकीनन एक सियासी जमात के ज़रिए सामने आएंगे ना, कायद बनकर। क्या आपका, जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग है और उसमें ख़ास तौर पर टाइमिंग अहम है, दानियाल? हम सिर्फ इसकी नोक पलक सीधी कर रहे हैं, बुनियादी ढांचा इसका सारा तैयार हो चुका है। बिहाइंड द सीन्स बहुत दिन रात काम हो रहा है, और इसके जिसका जो आगाज है, जो इसका इफ्तिताह है, वो ये नहीं है कि कोई जमात अनाउंस होनी है। ये है कि हमने पहले ये बताना है कि ये जो महंगाई पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड महंगाई हुई है, सिर्फ बिजली के बिलों की बात नहीं है, गैस के बिलों की बात है, पेट्रोल की बात है, एलपीजी की कीमत की बात है, स्कूल के फीसों की बात है, कपड़े की कीमत की बात है, रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों की कीमतों की बात है। लोगों के कानों में से, नाक में से खून निकला है। गरीब तो मिट गया, सफेद पोश जो है पामाल हो गया, कुछ नहीं रहा उनका। और ये फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी ताजा लाए, ये इन्होंने स्टेटमेंट दी, अगले दिन अखबारों में कोर्ट्स में आया हुआ है कि अगर थोड़ी सी और महंगाई हो जाए तो खैर है। ओ बाबा, तुम इतने लातालों को लोगों के हालात से, भाई को कत्ल कर रहे हैं इस मुल्क में, सिर्फ ये हर चूल्हे पे लड़ाई है। आपको समझ नहीं आ रही? तो 2-2 महीने का आपकी गुफ्तगू में तो वही जबान, वही लहजा, वही काट है जो तहरीके इंसाफ के क़यादत की मैं ज़बान से सुनता हूँ या पढ़ता हूँ। तो आप कहते बानी तहरीक इंसाफ का, जो बहरहाल एक बड़ी सियासी क़ुव्वत है पार्लियामेंट और उससे बाहर, इसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मुझे ये नहीं पता जी, मुझे ये पता है कि जो पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी की खून की होली खेली हुई है, उसमें उनके हाथ पेश रंगे गए, और वो सारा सबूत के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान को जब पता चलेगा तो रोंटे खड़े होंगे कि होता क्या रहा है इस मुल्क में। ये तो ये बताने के भी काबिल नहीं है जो मौजूदा हुकूमत है या इनकी कोalition पार्टनर है, वो भी हमें बताना पड़ना है। और अगर हम बता सकते हैं तो फिर हमारे पास उसका हल भी है, वो भी बताएंगे। नहीं, खुद बानी तहरीक का मुस्तकबिल के हवाले से क्या कह रहे हैं आप? चले जी, और खुद पार्टी के भी तहरीक इंसाफ अर्ज किया जी कि इट्स नॉट अबाउट द मैन, इट्स अबाउट द प्लान। अगर कोई प्लान इनके पास है, अभी तक तो कोई बात सुनाई नहीं थी इनकी तरफ से, तो वो हमें दिखाएं, बताएं। इनकी रेडी खाली है। मैं तो कहता हूँ इन तीनों को प्राइम मिनिस्टर बना दें, बिलावल साहब को भी और इमरान खान को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी, और फिर इनसे पूछें कि क्या हाल है। ये कहेंगे जी फौज को ले आए, तो फिर आप महंगों की क्या जरूरत है? फिर हमें आप फिर साइड पे हुए जी। तो आपने दानियाल अजीज़ चौधरी साहब का बयानिया सुना, और यही है कि एक नई पार्टी सियासी जमात बनाने जा रहे हैं,
और पार्टी जमात बनाना आसान नहीं होता। लेकिन ज़रा इधर मैं देख रहा हूँ कि सिंध बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के सबब सैलाबी रेला आया हुआ है। बल्दियाती निज़ाम है, कारकर्दगी, उसको आप स्क्रीनों में देख रहे होंगे। तो बात करते हैं ब्रेक के बाद। और एक और अहम खबर ये भी है कि अभी जो एक हादसा हुआ कि एक कार ने, खातून ने 4 लोगों को कुचल दिया, तफसील हुई तो वो भी उस पर ही बात करेंगे, मगर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। सिंध में बारिशें, ख़ास तौर में मैं सखर भी जाना चाह रहा था, लेकिन कराची में एक बड़ा सानिया हुआ। मेन शाहराह पर एक खातून थी, उन्होंने 6 लोगों को कुचला, 2 वहीं हलाक हो गए, बाकी बारे में इल्म नहीं। तफसील लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मलिक जुनैद हैं। मलिक जुनैद हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, जिनसे मज़ीद तफसील लूँगा। लेकिन ये सानिया मेन शाहराह पर हुआ, फिर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। इससे पहले भी आपको इल्म है कि एक और इस्लामाबाद में एक बाअसर जज की साहिबजादी ने भी इसी तरह ट्रैफिक से कुचल दिया था। खैर, हादसा कहीं कोई भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, जज ये आम। और लेकिन बहरहाल 2 लोगों की हलाकत इस तरह हुई, गाड़ी के फेल हो गए ब्रेक या कोई और वजूह के सबब। तफसील लेंगे मलिक नबी से। जी मलिक नबी जी, वाक़या कहाँ पर, किस वक्त, कैसे पेश आया? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, ये मैरीटाइम म्यूजियम के बिल्कुल सामने कारसाज रोड है। वहाँ पर जो है एक खातून जो है वो तेज रफ्तार जो गाड़ी है, फॉर्चुनर गाड़ी थी, जो कि वो जिसमें वो सवार थी, और तेज रफ्तारी के बायस ये जो हादसा है ये पेश आया है। इस हादसे में जो है अब तक की इतलात के मुताबिक जो है एक खातून से और एक मर्द समेत जो है 2 अफराद इसमें जब तक जो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 4 अफराद जो है वो शदीद जख्मी है, जिनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उन्हें जो है तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस और जो रेंजर्स है वो भी जो है वो फौरी तौर पर पहुंच गई थी। खातून ने जो है वो मौके से उस वक्त जो है फरार होने की कोशिश की थी। जो वहां पर मौजूद जो शहरी थी, उन्होंने खातून को पकड़ा और उसके बाद जो है पुलिस के हवाले किया। इस वक्त जो खातून है वो पुलिस की हिरासत में इस वक्त मौजूद है, और इसके हवाले से जो खातून की जो शनाख्त है वो ताहाल नहीं की जा सकती है। खातून की शनाख्त के हवाले से जो प्रोसीजर है वो भी किया जा रहा है। गाड़ी के हवाले से भी अपडेट जो है वो ली जा रही है। इस वक्त जो गाड़ी है उसको भी जो है यहाँ से क्लियर कर दिया गया, जबकि एक इसकी जद में जो है एक और जो है गाड़ी भी आई थी। इस गाड़ी की जद में आकर उसके साथ साथ जो है कुछ बाइक सवार भी इसकी जद में आए थे। इसमें जो है एक खातून और एक मर्द समेत जो है 2 अफराद वो अब तक जो है जाँ बहक हो चुके हैं। जी लेकिन ये जो मसलन मैं तो ये देखता हूँ कि खैर ये मैं नहीं कहूँगा कि इसमें जो खातून लड़ झिकड़ कर आई थी या कोई और सबब था, किसी से भी गाड़ी बेकाबू हो सकती है, इसीलिए इसको एक्सीडेंट कहते हैं। और एक्सीडेंट खैर यहाँ नहीं, सारी दुनिया में होते हैं, सारी दुनिया में तो और ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि कोई हाईवे होती है। लेकिन ये जो आप समझते हैं कि जो गाड़ी की हालत देख रहा हूँ वो भी बहुत बुरी तरह तबाह हुई है, गाड़ी को उलट गई है गाड़ी। तो ये तो है कि वो किसी आमतौर पर अगर बासर ख़ानदान की खातून हो तो वो रिहा भी हो जाती है या वो बेचारा उसका ड्राइवर पकड़ा जाता है। इस हवाले से कोई आपके पास खबर है? जी बिल्कुल यकीनन मुजाहिद साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और वजह है कि इस तरीके के जो वाक़यात हैं, हादसात हैं, ट्रैफिक हादसात तो हर मुल्क में, हर जगह, हर शहर पर ही जो है वो रूनुमा होते हैं। पर इस वक्त जो है मैं इस वक्त स्पॉट पर ही मौजूद हूँ और जो जाए वक़ुआ को देखने के बाद जो है ये मालूम नहीं हो रहा कि जो है कि ये खातून से जो है कोई लापरवाही, क्योंकि देखिए खातून जो है वो इस वक्त इतनी तेज रफ्तारी में ये गाड़ी चला रही थी कि जो कि दूसरे रोड से जो है कलाबाजियां खाते हुए सर्विस रोड पर ये गाड़ी आई है, जिसकी जद में एक जो कार है वो भी आई है, मोटरसाइकिलें भी आई हैं, वहां पर पैदल चलने वाले शहरी भी जो है इसकी जद में आए हैं, जो जिसकी वजह से जो है काफी नुकसान हुआ है। जो दूसरी गाड़ी थी उसको भी जो शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि जिस कार में ये खातून खुद मौजूद थी उस कार को जो है वो फॉर्च्यूनर कार थी, वो
जो है उस पर बिल्कुल जो है वो तबाह हो चुकी है, बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी है वो वाली गाड़ी। और इस जो खातून है, बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है, हो सकता है कि ये खातून भी जो है किसी जो है बासर अफराद की जो है किसी की जो है साहबजादी हो, जो जिसकी जो अपडेट्स हैं वो अब से कुछ देर में जो है वो इंशाल्लाह जो है सामने आ जाएंगी। मलिक नवीद की ने, क्योंकि कराची में जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा हादसा सानिया था, लेकिन सिंध में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर और बलूचिस्तान में, शुक्रिया जुनैद आपका। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि ज़रा ज़रूर स्क्रीनों में दिखाऊं कि ख़ास तौर पर सक्खर में कहते हैं रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन महकमा मौसमियात इसको कन्फर्ट कर रहा है। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं फैसल आराई, तो मैं उनसे मालूम करता हूँ। फैसल शुक्रिया। वाकई बहुत ही शदीद बारिश थी, कहते हैं रिकॉर्ड टूट गए, मेयर साहब ने ये कहा। और जो अब क्या सूरत हाल है, क्या कहते हैं बारिश का रेला भी टूट गया है और वैसी अब सफाई भी हो गई है, यानी अब वो सड़कों पे पानी भी नजर नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल बरेलवी साहब, मैं आपको बताऊं कि सक्खर समेत जो है सक्खर के जो गिरदोनवा के इलाके हैं, सक्खर के दीगर अजला हैं, इस हालिया मानसून की बारिश में शदीद मुतासिर हुए हैं। और जबकि रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई हैं, मेयर सक्खर का ये कहना है कि इस रिकॉर्ड तोड़ बारिशों की जो जिम्मेदार है वो महकमा मौसमियात है, कि उन्होंने हमें इस शदीद स्पेल के बारे में पहले से आगाही नहीं दी थी। लेकिन बारिश पेशगी के इंतजाम जो है वो सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। और सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बेशुमार दावे किए गए कि मानसून का जो स्पेल आ रहा है, इस हवाले से जो है वो इंतजामात मुकम्मल हैं। वाटर पंपिंग स्टेशन, डिस्पोजल स्टेशन के दौरे किए जा रहे थे। फोटो सेशन में बताया जा रहा था, अपने सोशल मीडिया पेजेस पर ये तस्वीर अपलोड की जा रही थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से, सक्खर की जिला इंतजामिया की जानिब से, कि बारिश पेशगी के इंतजामात सक्खर में मुकम्मल हैं। सक्खर में जो है जिस तरह से ये बारिश पेशगी के इंतजामात हमें दावों में नजर आए, लेकिन अमली तौर पर हकीकत इसके बरक्स से, जिस तरह से इस बारिश का स्पेल शुरू हुआ, सक्खर समेत सक्खर के शहरी इलाके, देही इलाकों को जो है 3 रोज़ा बारिश के इस स्पेल ने जो है वो शदीद मुतासिर किया। सक्खर में जो है वो वक्फे से जो है सक्खर समेत सक्खर के दीगर अजला में भी जो है वो 3 रोज़ तक जो ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जो है वो सक्खर के बेशतर इलाके जो है वो देही इलाके भी, शहरी इलाके भी मुतासिर हुए। मुतअद्दिद मकानातों की छतें भी गिरी, जिससे जो है वो मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बता रहे थे कि शदीद बारिशों के सबब सड़कें मुतासर हुई, रास्ते हुए, लेकिन किसी हद तक काबू पा लिया गया है। बलूचिस्तान में भी सूरत हाल बड़ी संगीन है, लेकिन जिस इलाके में ये बारिश है, हमारी नुमाइंदा वहाँ पहुँच नहीं पा रही, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंध बलूचिस्तान में शदीद बारिश का रेला है, और होशियार खबरदार कराची वालों, मेयर साहब ज़रा तैयारी रखें। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वली को इजाज़त दीजिए।